बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की कि हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। और बच्चों, हमने आपको ये भी बताया कि हमारे सिलेबस में हैलोजन व्युत्पन्न में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन के बारे में, जिसे बच्चों हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। और बच्चों, दूसरा पार्ट था हमारा हैलो एरीन, जिसे हमने क्या कहा था बच्चों, एरिल हैलाइड कहा था। तो बच्चों, ये दो सिलेबस दोनों हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। और बच्चों, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं वो कौन सा टेस्ट देते हैं, ब्लिस्टिन टेस्ट देते हैं। और मैंने ब्लिस्टिन टेस्ट के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें भी मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में क्लियर की थी। अगर बच्चों आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसमें बहुत बेसिक बातें आपको बताई गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, आप वहां जाइए और वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और बच्चों, दूसरी बात, आपको नोट्स के लिए आपको यहाँ बोर्ड पर नोट्स नहीं उतारना है। जैसे ही 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, मैं आपको उन लेक्चर के माध्यम से आपको पीडीएफ अवेलेबल कराता रहूंगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए और आप बराबर लेक्चर को देखते रहिए, उनसे रिवीजन आप करते रहिए। किसी भी प्रकार के आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर अपना क्वेश्चन को लिखिए। मैं आपका डाउट बिल्कुल बच्चों दूर करूंगा, ठीक है। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट के। और बच्चों, वो पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट, हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम एल्किल हैलाइड के बारे में बेसिक बातें करेंगे, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं। हैलो एल्केन किसे कहते हैं? तो बच्चों, जब कोई भी हमारे पास में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको कहा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हम उसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम उनको 2 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। बच्चों, मैंने कहा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा था, एल्केन, जबकि एल्कीन और एल्काइन हमारे पास में क्या थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे। तो बच्चों, जब कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है बच्चों एल्केन। क्या है बच्चों, एल्केन। तो बच्चों, जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा, X परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा हटाते हैं तो बने यौगिकों को बच्चों क्या कहते हैं, बने यौगिकों को हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्यों कहते हैं। देखो, मैंने क्या कहा, जब एल्केन में से हाइड्रोजन एटम को हैलोजन परमाणु के द्वारा हटाया जाता है या विस्थापित किया जाता है, तो जो बने हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं या जो हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं, उन हैलोजन व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं बच्चों, हैलो एल्केन। क्या कहते हैं, हैलो एल्केन, क्योंकि एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया गया है, किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा। तो एल्केन में हाइड्रोजन एटम हट करके हैलोजन एटम जुड़ गया है, इसलिए बच्चों नाम क्या बन गया, हैलो
एल्केन। और बच्चों हेलो एल्केन IUPAC में कहते हैं, और जबकि एल्किल हैलाइड साधारण पद्धति में कहते हैं। तो मैंने दोनों ही नाम लिखा है, ठीक है। साधारण पद्धति में पहले एल्किल समूह को बोलते हैं और उसके बाद में जो हैलोजन एटम होता है उसको हैलाइड की फॉर्म में बोलते हैं, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। जैसे यहां देखो, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही काम का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये मेरे पास में क्या है, कोई एल्केन। बच्चों एल्केन है, एल्केन को RS से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, RS से। तो ये मेरे पास में क्या है बच्चों, कोई एल्केन है। क्या है बच्चों, कोई एल्केन है। और बच्चों इस एल्केन में इस हाइड्रोजन एटम को इस हैलोजन परमाणु के द्वारा हटाते हैं, और ये हाइड्रोजन एटम को हम बाहर निकाल देते हैं यहां से। तो -H का मतलब यहां से हाइड्रोजन एटम बाहर निकल रही है, और ये +H यहां +X, X का मतलब है बच्चों हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु यहां जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो बच्चों हमारे पास में क्या बनेगा, बच्चों हमारे पास में बनेगा ये RX। क्या बनेगा, RX। अब बच्चों इसको क्या कहते हैं, देखो यहां इसको क्या कहते हैं बच्चों, एल्केन कहते हैं। और बच्चों ये एल्केन होती है, ये एक बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहां कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो जो हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं या जो यौगिक बनते हैं बच्चों, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, उन यौगिकों का हम कहते हैं हेलो एल्केन। क्योंकि IUPAC में पहले बच्चों इस हैलोजन को हेलो की फॉर्म में बोलते हैं, हेलो, और उसके बाद में इस एल्किल समूह को एल्केन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहां R क्या है बच्चों, एल्किल समूह है। तो साधारण पद्धति में पहले क्या बोलते हैं, इस एल्किल को बोलते हैं, और उसके बाद में इस हैलोजन को क्या बोलते हैं बच्चों, हैलाइड के रूप में बोलते हैं। तो साधारण पद्धति में क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर मैं साधारण पद्धति में बोलते हैं एल्किल हैलाइड, और IUPAC में पद्धति में क्या बोलते हैं बच्चों, हेलो एल्केन। तो ये बात क्लियर बच्चों। यहां मैं अगर आपको क्लियर करूं तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर जो हमारे पास में R होता है बच्चों, R वो क्या है, एल्किल समूह है। क्या है बच्चों, एल्किल समूह है, एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। और बच्चों जबकि जो यहां हमारे पास में ये हैलोजन है, यहां पर हमारे पास में क्या है बच्चों, X है, वो हमारे पास में बच्चों क्या है, हैलोजन है। क्या है बच्चों, हैलोजन है, हैलोजन एटम है। और हैलोजन एटम में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और यहां पर आयोडो हो सकता है हमारे पास में, ठीक है। तो यहां पर ये बात याद रखना बच्चों, एल्किल समूह के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। एल्किल समूह के बारे में मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में आपको क्लियर किया था कि ये मेरे पास में कोई एल्केन है, और इस एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल दें तो जो समूह बनता है बच्चों, उस समूह को हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास में बच्चों क्या है, एल्केन है। तो बच्चों याद रखना, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है तो बने यौगिकों को या जो ग्रुप बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। एल्केन बच्चों यहां पर ये जो एन होता है वो यहां इल में चेंज हो जाता है, बस इतना सा अंतर है। जैसे यहां मेरे पास मेथेन है, यहां क्या बन जाएगा, मेथिल। एथेन है, एथिल। प्रोपेन है, प्रोपिल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने कि मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, मेरे पास में ये CH3CH3, इस प्रकार से भी मैं एल्केन को लिख सकता हूं। एल्केन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो RH या फिर मैं RR।
दोनों ही फॉर्म में एल्केन को लिख सकता हूं। आप कहोगे सर कैसे? जैसे ये मेरे पास में कोई मेथिल है और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो बोलो ये एक ही तो बात है, यहाँ पर मैं इसको एक साथ मेथेन लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं? जैसे मेरे पास एक मेथिल ग्रुप है, दूसरा मेथिल ग्रुप है, मैंने जोड़ दिया तो बात तो वही है, 2 कार्बन की है, कार्बन यहाँ पर बैलेंसशिप पूरी है, तो 2 कार्बन है तो बच्चों 2 कार्बन की एल्कीन है, तो क्या कहेंगे हम उसको? क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों जो हमारी बेसिक चीज है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो देखो बहुत मजेदार बात है, तो ये मेरे पास में क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजे से समझिएगा। यहां पर ये मेरे पास क्या है? एथेन, एथेन है बच्चों। और बच्चों मैं आपको समझाने के लिए इसको यहां से ऐसे लिख रहा हूं CH2 और यहां पर इस H, यहां पर मैं इस हाइड्रोजन को हाईलाइट कर रहा हूं। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर मैं इस हाइड्रोजन एटम को बच्चों, इस हाइड्रोजन एटम को किसके द्वारा हटाने जा रहा हूं? किसके द्वारा हटाने जा रहा हूं? इस हेलोजन एटम के द्वारा हटाने जा रहा हूं। और वो हेलोजन एटम क्या है? क्लोरीन है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में क्या बनेगा? CH2Cl, CH3CH2Cl। बच्चों ये क्या है? एथेन। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? देखो ये क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा? तो देखो मैंने कहा कि IUPAC पद्धति में आप क्या बोलो? हेलो एल्केन। पहले उस हेलोजन को हेलो के रूप में बोलो और उसके बाद में बच्चों आप किसके रूप में बोलो? उस एल्केन के बारे में लिखो। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है तो 1 कार्बन की एल्केन मेथेन होगी। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की जो एल्केन होगी वो एथेन होगी। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की जो एल्केन होगी वो प्रोपेन होगी। तो बच्चों यहां पर मैं अगर इसका IUPAC नाम लिखूं बच्चों, IUPAC नाम लिखूं तो क्या होगा? पहले तो इस हेलोजन का नाम लिखूंगा और इस हेलोजन को भी हेलो की फॉर्म में, जैसे अगर फ्लोरीन है F है तो मैं बोलूंगा फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो और I है तो बच्चों आयोडो। तो बच्चों मैं यहां क्या लिखूंगा? इसका नाम होगा क्लोरो। और बच्चों ये 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है और 2 कार्बन की एल्केन को बच्चों क्या कहते हैं? एथेन। तो बच्चों ये तो हमारा क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। बच्चों हमें IUPAC नेम भले ही हमने 11वीं क्लास में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, हमें आते हो नहीं आते हो, बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपको प्रत्येक कंपाउंड का IUPAC नाम साथ में लिखते हुए, समझाते हुए, आपको बताते हुए मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है बच्चों? तो देखो अगर मैं इसके साधारण नाम के बारे में बात करूं तो बच्चों साधारण नाम मैंने क्या कहा कि ये एल्किल हैलाइड खुद साधारण नाम है, जिसमें पहले हम उस एल्किल समूह के बारे में लिखेंगे, उसके बाद में हेलोजन को हैलाइड की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है? अब देखो कैसे, देखो यहां पर एल्किल समूह बच्चों हमारे पास में कौन सा है? देखो यहां पर ये एल्किल समूह है, ये इतना ये एल्किल समूह है। और बच्चों ये एल्किल समूह का नाम क्या है? पहले तो एक बात हो, कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन वाले हम एल्केन को क्या कहते हैं? एथेन। और एथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो क्या बन जाता है? एथिल। तो मतलब मेथेन से मेथिल एल्किल समूह बनता है, एथेन से क्या बनता है? एथिल एल्किल समूह बनता है। तो इसका नाम, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इस यहाँ पर एल्किल समूह का नाम क्या होगा? एथिल होगा। क्या होगा? एथिल होगा। और इसको क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पर F है तो फ्लोराइड, हैलाइड की फॉर्म में फ्लोराइड। देखो पीछे क्या है? इड है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? Cl को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोराइड बोलेंगे। तो यहां पर आपकी ये चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। ठीक है बच्चों? अगर ये चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि आगे और क्या बातें हैं, क्या बेसिक बातें हैं हेलो एल्केन के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या होगा? अभी हमने परिभाषा के बारे में बात की कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन किसे कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में आता है, क्या आता है? और वो बच्चों ये आता है
कि हेलो एल्केन को सामान्य पद्धति में, कौन सी पद्धति में बच्चों? सामान्य पद्धति में क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो बच्चों एक बात ये याद रखना, ये अच्छी तरीके से समझना कि हेलो एल्केन IUPAC नेम है और एल्किल हैलाइड सामान्य नाम है। ठीक है, तो हेलो एल्केन का जो सामान्य नाम होगा बच्चों वो हमारे पास में क्या होगा? वो होगा एल्किल हैलाइड। क्या होगा? एल्किल हैलाइड होगा। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट बिंदु आता है और वह बिंदु बच्चों हमारे पास में क्या आता है कि इनका जो सामान्य सूत्र होता है, हेलो एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो क्या होता है? तो इनका सामान्य सूत्र बच्चों क्या होता है? CnH2n+1x। बच्चों यहां पर है, यहां मैं लिख सकता हूं कि जहां n हमारे पास में क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। बच्चों ये याद रखना, और यहां पर इस n का मान 1, 2, 3, 4 डैश डैश हो सकता है। और बच्चों जबकि यहां पर जो x है वो बच्चों क्या है? हैलोजन परमाणु। क्या है बच्चों? हैलोजन परमाणु। और आपको पता है हैलोजन परमाणु यहां पर हमारे पास क्या हो सकता है? F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये बात आप अच्छी तरीके से समझिएगा कि इनका जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? CnH2n+x होता है, 2n+1x होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे, कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि जब मेरे पास में जब n का मान 1 हो, n का मान बच्चों क्या हो? 1 हो। तो n का मान जब 1 होगा तो इस फॉर्मूले से n का मान 1 का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर जब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? 1 हो। तो इस फॉर्मूले में जब मैं 1 रखूंगा, यहां पर 1 सिंपल तौर पर 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर 1 हो गया, 1 कार्बन है, ये भी 1 ही है, मैं ऐसे लिखूंगा तो भी 1 ही है, इसलिए 1 को लिखते नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर C कार्बन 1 हो गया, यहां पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहां पर हैलोजन आपने मान लिया या आपके पास Cl है या Br है। ठीक है, जो भी आपने मान लिया कि हैलोजन मान लिया, मेरे पास हैलोजन यहां पर x बराबर क्या ले लिया? Cl ले लिया। तो बच्चों आपके पास क्या बनेगा? CH3Cl। क्या बनेगा? CH3Cl। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? CH3Cl को हम क्या कहते हैं? IUPAC पद्धति में देखो, पहले तो किसका नाम बोलेंगे? हैलोजन का। तो हैलोजन को कैसे बोलेंगे? क्या है यहाँ पर? Cl है। तो बच्चों Cl है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। और यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन की एल्केन को हम क्या कहते हैं बच्चों? मीथेन कहते हैं, जिसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरो मीथेन। और जबकि जो साधारण नाम होगा वो बच्चों क्या होगा? पहले तो हम क्या बोलेंगे? इस मेथिल समूह को बोलेंगे, उसके बाद हैलाइड के रूप में Cl को बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों कैसे बोलेंगे? मेथिल, और ये हमारे पास में क्या गया? क्लोराइड, हैलाइड की फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो ये साधारण नाम हमारे पास में क्या होगा इसका? मेथिल क्लोराइड। क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। ये बात क्लियर है यहां तक। फिर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि जब हमने मान लिया कि जब हमारे पास में n का मान 2 है, तो बच्चों जब n का मान हमारे पास में 2 है और मान लिया हैलोजन x परमाणु हमारे पास Cl ही है, तो बच्चों Cl है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? जब कार्बन परमाणु कितने हैं? 2 है, तो यहां पर मैं संख्या लिखूंगा कार्बन 2 है, क्योंकि 1 को तो हम सिंपल वे में लिखते नहीं है।
ठीक है ना, जनरली लिखते नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो गए 2 दूनी 4 प्लस 1 5, तो C2H5 और ये हमारे पास में क्या आ गया बच्चों Cl। बच्चों अगर चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या करके ऐसे भी लिख सकता हूं CH3, देखो 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन ऐसे है, इससे क्या जुड़ा है Cl जुड़ा है, तो मैं इसकी बैलेंस ही पूरी करूं। देखो ये कार्बन है, इसकी 2 बैलेंस ही है। आपको पता है कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, उसकी संयोजकता चतुसंयोजी होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। याद रखना कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 4। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड कितने हैं 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 वैलेंसी 2 संयोजकता तो ऑलरेडी से कंप्लीट है, बच गई कितनी 2, तो उनको हम पूरा बच्चों क्या लगा के करेंगे हाइड्रोजन लगा के करेंगे। बच्चों यहाँ पर इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है, तो कितनी बच रही है 3 बच रही है, तो इन 3 को हमें बच्चों 3 हाइड्रोजन एटम लगा करके इनको क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों, बात एक ही है। अब बच्चों मैं आपसे अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आप क्या देखोगे कार्बन कितने हैं हमारे पास में 2 है, यहां पर क्या है Cl, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा हमारे पास में क्लोरो, क्या नाम होगा क्लोरो एथेन। और जबकि बच्चों साधारण नाम क्या होगा, पहले एल्किल समूह का नाम, पहले इस एल्किल समूह का नाम, उसके बाद में इस हैलाइड का नाम। तो कैसे बोलेंगे, पहले एथिल और उसके बाद में बच्चों क्या बोलेंगे क्लोराइड बोलेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल की मैं चर्चा करता हूं आपसे कि जब मेरे पास में n बराबर 3 है, हेलोजन एटम मेरे पास Cl ही है, इसको मैं Cl ही मान रहा हूं। तो बच्चों यहां पर जब कार्बन कितने हैं 3 है, n क्या है बच्चों कार्बन परमाणु की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम जब 3 है तो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहां पर हाइड्रोजन कितनी हो गई 7 हो गए, ये क्या हो गया Cl हो गया। और बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कार्बन कितनी है 3, तो यहां पर पहले तो आप 3 कार्बन लिख दो और इन तीनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगा दो सिंगल बॉन्ड लगा दो, और यहां से क्या जोड़ दिया Cl जोड़ दिया। क्योंकि आपको पता है जो हेलो एल्केन होते हैं उसमें एल्केन है, तो एल्केन है तो बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा सिंगल बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा। तो जनरली पहले हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, सिंगल तो होगा ही, अगर कहीं हमें डबल लगाना पड़े तो डबल तो बाद में लगा देंगे, तो सिंगल तो होगा ही होगा, तो इसलिए मैंने सिंगल बॉन्ड से पहले कनेक्ट कर दिया इनको। अब देखो यहां इस कार्बन की बैलेंसी कितनी है 1 2, तो बच गई कितनी कंप्लीट कितनी करनी है टोटल 4, तो कितनी बच रही है 2, तो यहां मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दी। यहां पर भी इसकी 2 बैलेंसी तो कंप्लीट है लेकिन 2 शेष बच रही हैं, इनको मैंने 2 हाइड्रोजन लगा करके क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार से इस कार्बन की तो एक ही बैलेंसी है, तो यहां पर मैं 3 हाइड्रोजन लगा करके इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो बच्चों इसका जो नाम होगा वो क्या होगा हमारे पास में, आईयूपीएसी में बोले तो पहले इस Cl को बोलेंगे, Cl को कैसे बोलेंगे आईयूपीएसी में क्लोरो, Br होगा तो यहाँ ब्रोमो बोलेंगे, F है तो यहाँ फ्लोरो बोलेंगे, और I है तो बच्चों क्या बोलेंगे आयोडो बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों क्लोरो क्लोरो क्लोरो। 3 कार्बन की एल्केन को क्या कहेंगे बच्चों, 1 कार्बन की को मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन को एथेन कहते हैं, 3 को हम क्या कहेंगे प्रोपेन। तो बच्चों क्या नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन, क्या हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। और वैसे क्या बोलेंगे साधारण नाम क्या बोलेंगे, साधारण पद्धति में क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड, मतलब पहले हम इस एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और बाद में हैलोजन को हैलाइड के रूप में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले एल्किल समूह हमारे पास में देखो 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का यहाँ पर हमारे पास में एल्किल समूह क्या है बच्चों, क्या है प्रोपेन, और प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है प्रोपिल। तो बच्चों 3 कार्बन का जो एल्किल समूह होता है वो क्या होता है बच्चों प्रोपिल, इसका नाम क्या है प्रोपिल। और यहाँ पर क्या है क्लोराइड, क्या है बच्चों क्लोराइड। तो यहां तक ये बात आपके क्लियर। अब देखो मैंने ये 3 एग्जाम्पल क्यों लिए हैं बच्चों, आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझना है कि हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र ये क्यों होता है। देखो अगर आप भूल भी जाओ
तो आप ऐसे एग्जाम्पल तो अपने मन मर्जी से भी लिख सकते हो। और जब आप लिखते हो तो आप क्या देख रहे हो, देखो क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जब कार्बन एटम एक है तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3। मतलब कार्बन एटम एक है तो हाइड्रोजन एटम 3 है। और यहां पर जब कार्बन एटम 2 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 5 है। और जब कार्बन परमाणु 3 है तो हाइड्रोजन परमाणु बच्चों कितने हैं, 7 हैं। तो हमारे पास में क्या रीजनिंग बन रही है, क्या रीजनिंग बन रही है कि जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वह कार्बन परमाणु की संख्या के दुगने से 1 अधिक है। कार्बन 1 है तो 1 का दुगना हम करेंगे 2, और 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3। 2 है, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 3 है तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7। तो इस रीजनिंग को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे तो लिखेंगे, यदि हमारे पास में कार्बन n है तो हाइड्रोजन इसका दुगना 2n प्लस 1 एक्स्ट्रा होगा। और बच्चों हमने क्या ऐड कर दिया, हैलोजन परमाणु ऐड कर दिया। ठीक है, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं और मेथड आपको बताता हूं आप कैसे क्लियर कर सकते हो। मैंने आपको कहा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो बच्चों मैंने आपको बताया जब कोई एल्केन होती है, क्या होती है, एल्केन होती है। एल्केन में से हाइड्रोजन एटम को किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा हटाते हैं तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, या साधारण पद्धति में क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक ये बात आपको मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अब बच्चों एल्केन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो क्या होता है, CnH2n+2। मतलब दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन एटम होंगे वो दुगने से 2 अधिक होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखा जाता है। एल्केन है तो इसका सामान्य सूत्र यहां पर Cn होता है, हाइड्रोजन की ही बात होती है, हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक होते हैं। एल्कीन में केवल दुगना ही होता है, एल्कीन में, ठीक है ना। एल्कीन के केस में अगर मैं बात करूं, एल्कीन के केस में केवल दुगना ही होता है। और एल्काइन के केस में बच्चों दुगने में से 2 कम होता है। तो यहां देखो बस ऐसे याद रखना है, एल्केन में दुगना, हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होगी वो कार्बन परमाणु के दुगने से 2 अधिक होगी। एल्कीन में दुगना ही होगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु से दुगनी होगी। और एल्काइन में दुगने से जो कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वह कार्बन परमाणु के दुगने से 2 कम होगी। तो बच्चों ये बात आपकी क्लियर है। अब देखो हमको तो मतलब है एल्केन से। एल्केन का सामान्य सूत्र ये है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी, यहां क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलो अभी तो यहां रहने दो, यहां पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक हाइड्रोजन हट गया, लेकिन ये हाइड्रोजन कम हो गया, इसके स्थान पर क्या जुड़ गया बच्चों, हैलोजन जुड़ गया। तो बच्चों यही तो हमारे पास में इसका सामान्य सूत्र आया है, देखो मैंने यही लिखा है। तो बच्चों ये चीजें आपको क्लियर होगी, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो बच्चों आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि हेलो एल्केन में और क्या इनके सामान्य बेसिक बातें हैं उनके बारे में, या फिर मैं चर्चा करता हूं उस पॉइंट के बारे में जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस पॉइंट से रिलेटेड आपके पिछले एग्जाम में भी बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में तो मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में चर्चा करूंगा, लेकिन यहां से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को पता लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट आता है और वो बिंदु क्या आता है बच्चों, इंपोर्टेंट बिंदु है कि हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन बच्चों, चाहे आप हेलो एल्केन बोल दो, चाहे आप क्या बोल दो, एल्किल हैलाइड, क्या बोल दो, एल्किल हैलाइड।
हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना अच्छे से कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड एक ही बात है, में जो हेलोजन परमाणु होता है वह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण क्या होता है बच्चों? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। देखो कैसे होता है, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। वह एग्जांपल क्या ले रहा हूं? देखो एग्जांपल है CH3CH2Cl। यहां पर ये मेरे पास में हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ रहा है बच्चों, जिस कार्बन एटम से जुड़ रहा है, तो इस कार्बन एटम से जुड़ रहा है, इस कार्बन एटम का संकरण बच्चों क्या है? sp3। क्या है? sp3। मतलब ये कह सकता हूं ये कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन है। कैसा कार्बन है? sp3 हाइब्रिड कार्बन है या sp3 संकृत कार्बन है। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे संकरण ज्ञात करेंगे? तो बच्चों याद रखना, एक मैं नोट बता रहा हूं आपको, अच्छे से याद रखना, अच्छे से समझिएगा। क्या समझिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको संकरण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? संकरण ज्ञात करना है, तो संकरण ज्ञात करने का एक सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? एक सामान्य सूत्र होता है। और सूत्र बच्चों वो क्या होता है? वो हमारे पास में होता है बच्चों कि जो संकरण होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जिस कार्बन एटम का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस भी एटम का, चाहे वो कार्बन एटम हो, चाहे वो ऑक्सीजन एटम हो, चाहे वो नाइट्रोजन एटम हो, किसी भी एटम का, जिस एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, संकरण ज्ञात करना चाहते हैं, उस एटम को देखिए, आप उस एटम को पकड़िए और पकड़ने के बाद में देखिए कि वो एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उस एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस बात का पता लगा लीजिए। और उन दोनों को जोड़ने के बाद में जो कैलकुलेट, जो हमारे पास में जो मान आएगा बच्चों, होता क्या है? वास्तव में ये संकरण का सूत्र नहीं होता है, ये होता है बच्चों संकरित कक्षक का। किसका होता है बच्चों? संकरित कक्षक का फॉर्मूला होता है। भाई संकरण में भाग लेने वाले जो कक्षक होते हैं उन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। और बच्चों जो संकरित कक्षक होते हैं, अगर हमारे पास में संकरित कक्षकों की संख्या अगर हमारे पास में 2 आती है तो बच्चों संकरण क्या होता है? एक S और दूसरा कक्षक कौन सा होगा? P का। अगर हमारे पास में 3 आता है, आपको पता है संकरण तभी होगा जब कम से कम 2 ऑर्बिटलों की मिक्सिंग होगी। ठीक है, कोई भी 2 ऑर्बिटल हमारे पास में होंगी, एक ऑटोमेटिक कभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? आप संकरण को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं वैसे, ठीक है ना? फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां से आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास में इन संकरित कक्षक या फिर मैं कहूं इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नंबर होता है, अगर वो 2 आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 आती है तो संकरण होता है बच्चों sp, और अगर 3 आती है तो संकरण होता है sp2, और बच्चों अगर 4 आता है तो संकरण क्या होता है? sp3। देखो रटने की जरूरत नहीं है। अगर एक बात बताओ, हमारे पास में 4 आ रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 आ रही है हमारे टोटल, तो 4 आई है तो आपको पता है s ऑर्बिटल तो कितना होता है? एक ही होता है, एक ही होता है, s ओनली, गोलाकार। ठीक है, तो s एक होता है, तो बच गए कितने? 3। तो 3 कौन भाग लेंगे? p के भाग लेंगे। उसी प्रकार से 3 है
तो एक s का तो भाग लेगा ही लेगा, बच गए कितने 2, इसका मतलब p का यहाँ पर 2 का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पर 2 है, इसका मतलब एक s का एक p का। ठीक है बच्चों, ये आप अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर। तो बच्चों ये संकृत कक्षक है और इस संकृत कक्षक से ही हम किसका निर्धारण करते हैं बच्चों, संकरण का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, संकृत कक्षक की संख्या है ये, संकृत कक्षक की संख्या। और यहां से हमें किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर हमें किसका पता लग जाता है, संकरण का। ठीक है बच्चों, यहां से याद रखना, यहां से अच्छी तरीके से याद रखना। क्या याद रखोगे, अगर संकृत कक्षक की संख्या हमारे पास में 2 आती है तो संकरण कौन सा होगा बच्चों, sp। अगर हमारे पास में 3 आती है तो संकरण क्या होगा, sp2 होगा। यदि हमारे पास में 4 आता है तो संकरण क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। तो ये चीज क्लियर। अब आप कहोगे कि सर हमें तो ये भी नहीं पता कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लालो, आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक और नोट समझा रहा हूं, एक और नोट लिखा रहा हूं, और वो नोट क्या है वो ध्यान से समझिएगा। क्या है दूसरा नोट, कि ये नोट नंबर हमारे पास में फर्स्ट है, ये मान के चलो, और ये हमारे पास में बच्चों नोट नंबर क्या आ गया, सेकंड आ गया। देखो किसी भी कार्बनिक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों याद रखना, अगर हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो याद रखना बच्चों वहां पर केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कार्बन एटम के बीच में, तो वहां पर बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बच्चों एक हमारे पास में क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। यहां पर ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। और अगर बच्चों अगर हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बच्चों याद रखना वहां पर हमारे पास में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बच्चों 2 हमारे पास में क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। ये बात ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर अभी भी देखो एक कॉन्सेप्ट है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर एक सिंगल बॉन्ड है, आप ये समझिए अगर सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो मतलब बच्चों में एक बात ये भी कह सकता हूं, यहां से आप क्या देख रहे हो कि चाहे बॉन्ड सिंगल हो, चाहे बॉन्ड डबल हो और चाहे बॉन्ड ट्रिपल हो, सिग्मा तो एक ही होगा। देखो सिग्मा तो कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो सिग्मा एक ही होगा। अब बच्चे लालो ये बताओ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड ही होगा, केवल एक। अगर डबल बॉन्ड है तो बच्चे लालो मैंने क्लियर कर दिया कि डबल हो चाहे ट्रिपल हो चाहे सिंगल हो, सिग्मा तो एक ही होगा। तो डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या समझे कि एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब बच्चों अगर हमारे पास में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो वही बात, चाहे बॉन्ड चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा तो कितना होगा, एक ही होगा। तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, और बच गए कितने बॉन्ड, 2, और दोनों के दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये बात क्लियर। अब बच्चों यहां पर इस कार्बन एटम का संकरण sp3 कैसे आया, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखो समझो ध्यान से कैसे आया। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको, यहां पर लिख रहा हूं इसी को ही मैं कि CH3, इसी को ही खोल के लिख रहा हूं मैं, और यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। यहां पे देखो ये 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं, और यहां पर ये क्या है बच्चों, Cl है, हेलोजन एटम है। तो बच्चों आपको पता है अच्छी तरीके से, ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और बच्चों 4 सिग्मा,
तो बच्चों एक बात बताओ, यहां पर संकरित कक्षक कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बच्चे कितने हैं? 4। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर 0 है, तो बच्चों आपको पता है यहां पर हमारे पास में जो संकरित कक्षक है, संकरित कक्षक वो कितना होगा? 4 + 0 मतलब 4। और बच्चों अगर 4 आ रहा है तो संकरण एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 3 क्या करेंगे? p। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ इस कार्बन एटम का संकरण क्या होगा? sp3। क्या होगा बच्चों? sp3 होगा। देखो यहां ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आप एक बात और समझना, आपने ये पढ़ा है कि सर वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन युग्म में जो बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, बच्चों ने क्या कहा जाता है? बॉन्ड पेयर कहा जाता है। मैंने पेयर बोला है इसीलिए मैंने शुरू में बोला है, इलेक्ट्रॉन युग्म बोला है, ठीक है ना। पेयर का मतलब है तो जोड़ा, युग्म, ठीक है। और आपको ये पढ़ाया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉन ये कहा जाता है वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? लोन पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोन पेयर, या कहें अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर कहें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बच्चों ध्यान से समझना, ये जो हम बात बोल रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं यहां पर अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो बच्चों 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p, यहां पर क्या होता है? 3। p ऑर्बिटल में 3 है, आपको पता है ये यहां पर k कोस है और यहां पर ये क्या है? l कोस है, कोस। अब बच्चों आप यहां पर ये देख रहे हो बाह्यतम कोष में क्या है? बाह्यतम कोष कौन सा है? L। इसमें अमोनिया, जैसे मैं अमोनिया की बात करूं NH3, तो यहां पर अमोनिया पर एक लोन पेयर होता है, यहां पर एक लोन पेयर होता है। कैसे होता है? देखो यहां पर ये नाइट्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन। तो बच्चों अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसका संकरण क्या होगा? पहले तो मैं आपको ये संकरण बता दूं। तो बच्चों संकरण क्या होगा? आपको पता है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक हमारे पास क्या आ गया? लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। लोन पेयर कितना हो गया? 1। टोटल संकरित कक्षक 4। जितने संकरित कक्षक होंगे हाइब्रिडाइजेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा। 4 है तो बच्चों संकरण क्या होगा? एक S का होगा और हमारे पास 3 P के हो गया। तो बच्चों यहां पर संकरण हमारे पास में क्या आ गया? sp3 आ गया। अब देखो यहां पर हम अमोनिया के अंदर एक ही लोन पेयर क्यों बोले? भाई अमोनिया के पास तो आपको पता है, चलो यहां नाइट्रोजन के साथ में ये तो जुड़ गए, यहां पर 3 p ऑर्बिटल है, अरे एक p ऑर्बिटल है, सॉरी p कोष है, उसके अंदर px py pz है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली, अतिव्यापन हो गया। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन तो ये भी नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है ये आंतरिक कोष का इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर के बारे में बच्चों एक बात ये याद रखना, बाह्यतम कोष के इसको हम लोन पेयर नहीं कहा, इसको हमने लोन पेयर कह दिया। वो इसलिए कह दिया भाई बंध बनाने में तो भाग ये भी नहीं लिया, बंध बनाने में भाग तो ये भी नहीं लिया, दोनों ने नहीं लिया, लेकिन लोन पेयर हमने इसको कहा है, इसको नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ये आंतरिक कोष में ये अंदर चला गया, ठीक है। तो अंदर चला गया तो जो इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो ये बंध बनाने में भाग नहीं ले पाता है। तो याद रखना लोन पेयर वो ही होते हैं, बाह्यतम कोष के वे इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बाह्यतम कोष के वे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। बाह्यतम कोष के वे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो बच्चों ये थोड़ा सा याद रखना।
अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण कौन सा होता है बच्चों? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। अब बच्चों ये सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि यहां पर हमारा बेसिक बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br, और मैंने ये कहा कि यहां पर आप इस कार्बन का क्या बताइए? संकरण बताइए। तो बच्चों घबराने वाली बात हमारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। देखो ये कार्बन है, तो इस कार्बन को खोलोगे तो आपको पता ही है हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी हुई है। तो देखो यहां एक सिग्मा दो सिग्मा हो गए, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये असंगृहीत कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। तो यहां पर हमारे पास में बच्चों रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। लोन पेयर है नहीं, तो बच्चों यहाँ पर टोटल 3, और जब 3 आएंगे संगृहीत कक्षक तो एक s होगा, दूसरा क्या होगा? 2 क्या होंगे? p ऑर्बिटल होंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, या फिर मैं आपको सोल्व ही करवा देता हूं। अगली नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूछूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम नहीं, जो पीएमटी और जेडब्ल्यू और बहुत सारी फर्स्ट ग्रेड हुई, नेट हुई, CSIR नेट हुई, गेट हुई, IIT जेम हुई, बहुत सारे MSc एंट्रेंस हुई केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि CN2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CN2, यहां पर एक कोष्टक है, इसके अंदर आप सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको ही देता हूं, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इसको सोल्व करवाऊंगा। अगर जिसने भी ये क्वेश्चन कर दिया है, राइट कर दिया है, वो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, सर मेरे सिग्मा बॉन्ड तो इतने आए हैं और पाई बॉन्ड मेरे इतने आए हैं। उनकी नंबर लिखिए, आप लिखोगे बाकायदा, जैसे भी जो भी आए कि 10 पाई बॉन्ड हुआ, जो भी आए आपका XYZ कुछ भी लिखोगे कि सर इतने पाई बॉन्ड आए और इतने क्या आए, सिग्मा बॉन्ड आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। आपकी इस कक्षा के लिए, अपनी इस कक्षा के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।